पहली एपिसोड का स्टार्ट होते ही हमें इस सीरीज का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है, जिसकी बेटी का बर्थडे है। सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके, लेकिन सियोंग को मजीद पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और वो इन सारे पैसों को हॉर्स राइडिंग पर लगा देता है और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन्स जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वो लोग सियोंग के पीछे पड़ जाते हैं और इसके बाद वो सियोंग को पकड़ ही लेते हैं और उसके बाद उसे काफ़ी मारते हैं। और जब सियोंग उनको पैसे लौटाने के लिए अपनी पॉकेट्स चेक करता है तो वो देखता है कि वो तो खाली है और उसके पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे वो नहीं थे। तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकराया था, तो ज़रूर उसी लड़की ने उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि सियोंग के पास पैसे थे ही नहीं, तो वो लोग उसे एक और महीने का टाइम दे देते हैं जिसमें वो उन लोगों के पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। इसके बाद सियोंग वहीं पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो आदमी एक अननोन पर्सन था, यानी सियोंग उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सियोंग को कहता है कि अगर तुम ये गेम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन्स दूंगा। इतने सारे पैसों का सुनकर सियोंग इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफ़ी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन्स हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है। वो सियोंग को कहता है कि अगर तुम और पैसे हासिल करना चाहते हो तो इस कार्ड पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है, तुम्हारी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ अगले साल यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सियोंग की डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। सियोंग ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए। इसीलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर राब्ता करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहां पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। जब उन लोगों की आंख खुलती है तो वो सब अपने आप को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ पर टोटल 456 लोग थे और वो सारे प्लेयर्स थे और उनको एक स्पेशल यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट एक आदमी है जिसका नाम फ्रंटमैन है और वो सब पर नज़र रख रहा था। अब यहाँ पर एक बात कॉमन थी कि जितने भी लोगों को यहाँ पर लाया गया था उन सब ने कर्जे लिए हुए थे। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और उसे ब्रेन ट्यूमर थी। यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था, क्योंकि वैसे भी उसकी लाइफ तो ख़त्म होने वाली थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर्स जिनमें लड़की का नाम सेब्यूक होता है और लड़के का नाम जैंग होता है, उनके दरमियान में फाइट होती है। अब सेब्यूक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भागी थी, यानी जिसने उसकी जेब काटी थी। सियोंग देखते ही उसे पहचान लेता है और अपने पैसे वापस मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर के ड्रेस पहने हुए थे और उनके फेसेस अच्छी तरह ढके हुए थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो इस गेम का विनर होगा उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये था कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सब को गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सेंगवू से भी मिलता है जिसे वो बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहली गेम के लिए वहाँ पर काफ़ी बड़ी डॉल थी और इस गेम का रूल बहुत सिंपल था कि जब ये डॉल गाना गाएगी तो इन सब को आगे बढ़ना है और जैसे ही डॉल गाना बंद करेगी तो इन सब को रुक जाना है और बिल्कुल भी मूव नहीं करना, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो उन्हें ये सब एक प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है।
और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। और ये सब देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। उन्हें पता होता है कि वो लोग खतरे में हैं, इसीलिए ये लोग डरते हुए, पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था तो जो भी हिलता है उसे शूट कर दिया जाता है, और जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को मुकम्मल कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। और अब 456 प्लेयर्स में से ओनली 255 प्लेयर ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा डर गए थे तो वो गेम नहीं खेलना चाहते थे। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं, इसीलिए फ्रंटमैन यानी उनका लीडर उन सब की वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी वो पैसे जो विनर को मिलेंगे। लेकिन इन केस अगर कोई गेम छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे जो मर गए हैं उन प्लेयर्स की फैमिलीज को मिल जाएंगे। और ये प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन्स होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में वो लोग चाहें तो इस गेम को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस ऑफिसर को सारी बात बता देता है। उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लगते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वो कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जो कार्ड के ऊपर नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहां पर मौजूद नहीं होती। दूसरी तरफ सियोंग का क्लासमेट सेंगू अपनी मदर को छुपकर देख रहा होता है, और तभी वहां पर सियोंग भी आ जाता है। अब यहाँ पर सेंगवू अपसेट होते हुए सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन वॉन्स का कर्ज है। वो उसे बताता है कि मैंने क्लाइंट से पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे और बदकिस्मती से वो सारे पैसे डूब गए। और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की मदर का पाँव काफ़ी इंजर्ड था और डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनका जख्म और भी बढ़ता जा रहा था। तब डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि आपकी मदर का इलाज हो सकता है और इसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे और जाहिर सी बात है सियोंग के पास भी इतने पैसे नहीं थे। इवन उसने अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तभी इसीलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए। तब उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने के लिए आता है और साथ साथ उसे ये भी कहता है मेरी फैमिली से दूर रहो। लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे नहीं देता, इसलिए उन दोनों के दरमियान फाइट होती है। फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि पैसे लो और पहली फ्लाइट से चली जाओ। इसके बाद सैब्यूक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सैब्यूक वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए सैब्यूक को काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। सैब्यूक का एक छोटा भाई भी होता है जिससे उसने वादा किया होता है कि मैं मदर को ज़रूर ले आऊँगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कुछ दिनों से मिसिंग था, इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसका भाई तो कुछ दिनों से घर पर भी नहीं आया। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है वहां पर, और इस ऑफिसर ने सेम इसी तरह का कार्ड सियोंग के पास देखा था जब वो पुलिस स्टेशन में था, तो इसीलिए ये ऑफिसर सियोंग के पास जाकर इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे दोबारा वही कार्ड मिल जाता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वह दोबारा उस गेम को ज्वाइन करेगा, इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। अब इन लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा है और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को सैब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर सैब्यूक गार्ड की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं,
लेकिन गार्ड्स को शक हो जाता है, इसलिए एक गार्ड वॉशरूम्स को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सेब्यूक वापस आ चुकी थी। इसके बाद सेब्यूक अपनी फीमेल फ्रेंड को वो सब कुछ बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर सैंगवू उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो सेब्यूक से इस बारे में पूछता है, जिस पर सेब्यूक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने 4 शेप्स थी और उनको उन 4 शेप्स में से एक शेप को चुनना था। अब यहाँ पर सैंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है। वो सियोंग को बताता है कि सब ने अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन सबको एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है और उसमें शेप्स बनी हुई हैं। अब गेम ये होती है कि उन सबको किसी न किसी तरह से उस शेप को बाहर निकालना है, लेकिन अगर शेप जरा सी भी खराब हुई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सैंगवू तो इजीली उस शेप को बना लेता है, लेकिन सियोंग इतना घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन किसी न किसी तरह करके वो इस गेम को भी मुकम्मल कर लेता है। पिछली गेम में जो लोग सरवाइव कर जाते हैं उनको वापस रूम में लाया जाता है। अब सर्वाइवर्स की तादाद 108 थी, मतलब 108 प्लेयर्स अभी तक जिंदा थे। इसके बाद उन सभी को खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है। जैंग उस लड़के को इतना मारता है कि उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर था जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल कर उनको चाइनीज को बेचने का काम करता था। इसीलिए जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है वो बॉडीज को गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक चल रहा था और ये फ्रंटमैन से छुपकर हो रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने कंट्रोल रूम में भी अपना ही एक आदमी बिठाया हुआ था जो कि इन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था और गार्ड्स डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हम लोगों ने प्लेयर्स को खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़कर वीक प्लेयर्स को मार दें, जिससे सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अगले गेम के बारे में भी बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ सैंगवू को पता था कि सियोंग की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने का कहता है। उधर डॉक्टर प्लेयर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। अब यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है और जैंग अपने प्लेयर्स के साथ मिलकर दूसरे लोगों को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर सेब्यूक को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहाँ पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर्स की टीम बनाने के लिए कहा जाता है। वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम्स बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगली गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसीलिए वो सेब्यूक की फीमेल फ्रेंड को अपनी गेम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। अब सियोंग भी अपनी टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी, इसीलिए सेब्यूक की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है और ये गेम असल में टग ऑफ वार का होता है। उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की टीम इस गेम को बड़ी आसानी से जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है सैंगवू की टीम की। तब प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टग ऑफ वार गेम खेल रखी है, इसीलिए वो उन सब को गाइड करता है कि इस गेम को किस तरह खेलना है। तो इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिस पर सैंगवू उन्हें इशारा करता है कि रेडी रहना, और वो डिसाइड करते हैं कि एक एक करके रात को पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, इसीलिए उसे डर होता है कि उसकी टीम उसे ही किनारे ना लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से ना हटा दे। दूसरी तरफ गार्ड्स और डॉक्टर मिलकर डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहे थे और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए गार्ड नंबर 28 और 29 ने जाना था। वो सब एक बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं जिसकी एक ही किडनी थी। वो लोग उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी जिसने ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए जाना था, वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर था जो गार्ड्स के बेस में वहां पर आया था। तब ये बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद गार्ड नंबर 28, 29 ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोट करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस टनल को ब्लास्ट कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पर ऑफिसर गार्ड नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से गार्ड नंबर 28 को उसके ऊपर शक होने लगता है। इसीलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस दिखा देता है और अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। साथ ही वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन था जिसे तुम ज़ोंबी कहते थे। गार्ड नंबर 28 उसे बताता है कि वो तो एक लड़की थी। गार्ड नंबर 28 उसे बताता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर गार्ड को मार देता है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगली गेम के बारे में पता नहीं होता। इसलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उन दोनों के दरमियान में फाइट होना शुरू हो जाती है। इसी फाइट के दौरान गार्ड को मारकर वो डॉक्टर वहां से भाग जाता है। इसके बाद गार्ड उसका पीछा करता है और वो दोनों एक प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उनका लीडर यानी फ्रंटमैन आकर उसे मार देता है और बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार देते हैं। इसके बाद उन्हें गार्ड नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिसके बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर फ्रंटमैन के रूम तक पहुंच जाता है, तो वो चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहां पर सबके रिकॉर्ड थे। जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी एक विनर था। दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स को चौथी गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद वो प्लेयर्स अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। सेबियो की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने हैं और ऐसा किसी जोर जबरदस्ती के बगैर करना है, और जो दूसरा पर्सन होगा जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। फिर सेंगवू और सियोंग का फ्रेंड ऑड और इवन की गेम खेलते हैं, जिसमें उन्होंने ये गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सेंगवू के सारे मार्बल्स जीत जाता है, जिसके बाद लास्ट में सेंगवू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सेंगवू को पता चल चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में लगाकर ये बताता है कि अगर हम में से कोई भी हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा कराया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगवू सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल्स धोखे से चेंज कर देता है। इसके बाद सेंगवू मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहां से बाहर चला जाता है। अब जब सियोंग का फ्रेंड वो मार्बल्स चेक करता है तो वहां पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो तो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग उसे खेलने के लिए राजी कर लेता है। अब यहाँ पर सियोंग और वो बूढ़ा आदमी भी ऑड इवन की गेम खेलते हैं, यानी कली चोटा, जिस पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल जीत जाता है। लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था, जिस पर सियोंग उसे बातों में लगाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी बहुत चालाक था, उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो इधर उधर घूमने लगता है। अब सियोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं। वो कहता है कि मुझे सब पता था, लेकिन मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तब ये सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे सारे मार्बल्स दे देता है। इसके बाद सेबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी ये गेम खेल रहे थे। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। पहले सेबियुक अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है, लेकिन जब सेबियुक की फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। लेकिन जब सेबियुक ये देख लेती है तो वो अपनी फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है, जिस पर वो कहती है कि नहीं सेबियुक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन तेरे पास तेरा भाई है, तुम्हारा वेट कर रहा है वो। इसीलिए सेबियुक की फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सब की डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। इसके बाद वो सब वापस से रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर जैंग देखता है कि सेबियुक की वो वाली फीमेल फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है, जो कि बड़े आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सेबियुक की ये वाली फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर क्लैश चल रहा था तो वो उसे बुली करने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक बॉडी के पास उस ऑफिसर का कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं।
तो इसीलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपीज के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है और ये आदमी मेन होता है और ये कौन है ये हम आगे जानेंगे। फिर नेक्स्ट डे उन सबको 5वीं गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर 1 से लेकर 16 तक नंबर्स पड़े होते हैं और वो सभी प्लेयर्स अपना एक एक नंबर ले लेते हैं। नंबर्स का मतलब ये था कि जो नंबर जिस प्लेयर ने चूज़ किया है उसी नंबर पे उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर लास्ट में 1 और 16 नंबर रह जाता है। यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चुनना चाहिए। या तो वो फंस जाएगा क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है, और अगर वो लास्ट नंबर लेगा तो हो सकता है कि उसकी बारी ही ना आए और टाइम ख़त्म हो जाए। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। फिर इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। इस गेम का रूल ये होता है कि दिए गए टाइम में उन्होंने उस ब्रिज को पार करना है। अब इन ब्रिजेस के दरमियान में 2 तरह के ग्लास लगे हुए थे, जिनमें से एक ग्लास आम ग्लास है और दूसरा टेम्पर्ड ग्लास है। आम ग्लास पर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जैंग सबके सामने होता है और वो आगे बढ़ नहीं रहा होता। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वो आगे जाएं या फिर सारे मर जाएं। तब जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुली कर रही थी और वो जैंग से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुझे मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। उनमें से एक आदमी था जो कि किसी ग्लास कंपनी में काम करता था। वो पहचान सकता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। फ्रंटमैन को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो लाइट्स को ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास तो टाइम ही नहीं था, इसलिए सेंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। अब यहाँ पर सेंगवू, सियोंग और सेब्यूक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें चोट भी लग जाती है। खास तौर पर सेब्यूक को ज्यादा चोटें लगती हैं। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक हो जाता है। वीआईपी कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंटमैन को भी चल जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन उस ऑफिसर के पीछे जाता है और वो उसे देख लेता है, इसीलिए वो ऑफिसर वहां से भागकर एक आइलैंड पर आ जाता है। वो फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। अब यहाँ पर ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है। फिर वो उनको सबूत सेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो ऑफिसर तो उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। वो फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है तो ऑफिसर देखता है कि वो फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना एक भाई है। इसके बाद फ्रंटमैन उस ऑफिसर को शूट कर देता है और वो पानी में जाकर गिरता है। दूसरी तरफ ग्लास लगने की वजह से सेब्यूक काफी जख्मी थी और उसका खून भी बह रहा होता है। इसके बाद इन तीनों सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार सकता है। तभी सियोंग नोटिस करता है कि सेब्यूक की हालत काफी खराब है। वो सेब्यूक को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं, हम दोनों मिलकर सेंगवू को हरा देंगे और यहाँ से बाहर निकलकर पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। सेब्यूक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़ कर आई हूँ, और अगर हम दोनों में से कोई भी सरवाइव करके बाहर जाएगा तो वो दोनों फैमिलीज का ख्याल रखेगा। अब सेब्यूक की हालत काफी खराब थी और उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए सियोंग कोई मदद लेने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगवू सेब्यूक को मार चुका था। नेक्स्ट डे उन दोनों को लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बिल्कुल ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के दरमियान काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सेंगवू की हालत खराब होने लगती है। इसलिए सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ। तभी सियोंग सेंगवू को अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन सेंगवू अपने आप को ही मार लेता है, जिसके बाद सियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है
उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। जब वो उसका बैलेंस चेक करता है तो वो देखता है कि उसके अकाउंट में 45 बिलियन वॉन्स आ चुके हैं। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत अब काफ़ी ख़राब हो गई है, यानी वो नशा करने लगा है और उसने उन पैसों को आज तक हाथ भी नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और उसे वो एक कार्ड देती है जिस पर सेम वही एड्रेस लिखा हुआ था। इसके बाद सियोंग उस एड्रेस पर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारा काम किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उसी प्लेयर नंबर 1 बूढ़े आदमी का है और वो प्लेयर नंबर 1 अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था। ये गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए, और मैंने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज़्यादा खेलने में मज़ा आता है। वो कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही हैं। ये कहते ही उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सियोंग सैब्यूक के छोटे भाई के पास जाता है और वो उसे लेकर सेंगवू की मदर के पास चला जाता है। वो सेंगवू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, साथ साथ वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है जहां पर उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी के स्टार्ट में भी मिला था। सियोंग उसका पीछा भी करता है लेकिन तब तक वो भाग चुका था। इसके बाद सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर फोन करता है। वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स आता है कि सियोंग अगर तुमने जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। और इसके साथ ही ये सीरीज यहाँ पर एंड हो जाती है। Watch unlimited movies and TV shows on Amazon Prime Video for free. Check video description to join Amazon Prime Video for free.